नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य की खूबसूरत और अनुपम कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए जानी मानी हिंदी लेखिका आरती प्रणय जी की लिखी हुई कहानी प्रायश्चित। तो शुरू करें कहानी प्रायश्चित। क्या कोई अपनी ही सुहागरात में इतना निर्विकार हो सकता है? पर निखिल आज बिल्कुल निर्विकार है। शादी के बाद जब वो अलका को अपने घर ले आया तब उसे लगा था जैसे उसने अपना प्रायश्चित पूरा कर लिया हो। सारे रीति रिवाजों के बाद समय आया प्रथम रात्रि का। निखिल का कमरा मोगरे और गुलाब के फूलों से सजा था। चूंकि उसका कोई अपना न था, इसलिए सारा कुछ दूर के रिश्तेदारों ने ही किया था। रिश्तेदारों की एक खासियत तो जरूर है, कष्ट में आपको भले ही अकेले छोड़ दें, लेकिन शादी ब्याह में जरूर शामिल होंगे। आखिरकार शादी ब्याह में उनका भी तो मनोरंजन हो जाता है। लजाते सकुचाते अलका निखिल के कमरे में बैठी थी। निखिल के आते ही उठकर खड़ी हो गई और उसके पैर छूते हुए कहा, आज से आप ही मेरे देवता हैं। अलका के वे शब्द निखिल को 60-70 के दशक की किसी फिल्म के संवाद की तरह लगे थे। पर निखिल ने कुछ कहा नहीं, बस अलका के सर पर अपना हाथ रख दिया और फिर जाकर कमरे में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर की चुप्पी को एक बार फिर अलका ने ही तोड़ा। कहने लगी, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक प्रश्न मुझे बार बार परेशान कर रहा है। ये सवाल मैंने शादी से पहले आपकी मामी से भी पूछा था, पर वो टाल गई थी। मैं अब तक ये समझ नहीं पाई हूँ कि आप तो इतने बड़े इंजीनियर हैं, इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, फिर आपने मेरी जैसी गांव में पढ़ी लिखी लड़की से शादी क्यों की? वो भी ऐसी लड़की से जो आपसे उम्र में 4 साल बड़ी है। निखिल के जी में आया कि कह दे तुम्हारा गुनहगार जो हूँ। तुम्हें क्या पता कि तुमने मेरे ही कारण इतने दुख झेले हैं। कह दे उससे कि गुजरा हुआ कल तो वो अलका को नहीं लौटा सकता, पर उसे एक सुनहरा भविष्य देने का वादा अपने आप से जरूर किया है। लेकिन किसी रिश्ते को ये एहसास दिलाना कि वो किसी मजबूरी से जुड़ा है, उस रिश्ते को कभी जुड़ने नहीं देता। इसलिए उसने बस इतना ही कहा, मुझे लगा कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तभी जीवन भर खुश रह पाऊंगा। निखिल के शब्द दोहरे मतलब वाले थे। सच, अगर आज उसने अलका को ना अपनाकर अपनी सहपाठिनी प्रीति से शादी कर ली होती तो वो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। पर अलका निखिल के शब्दों के सामान्य अर्थ से ही संतुष्ट हो गई थी। रात के 12 बज चुके थे। शादी की रस्मों को पूरा करते, लोगों से मिलते जुलते दोनों थक चुके थे। अलका ने निखिल से कहा, आप उधर मुड़ जाइए, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। निखिल खिड़की की तरफ मुड़कर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद ये सोचकर कि अलका ने कपड़े बदल लिए होंगे, वो पलटा। अलका अभी कपड़े बदल ही रही थी। निखिल को अपनी ओर मुड़ता देखकर वो जोर से कह उठी, मैंने आपसे कहा था ना, जब तक ना कहूँ उधर मुंह करके रखिएगा। निखिल वापस अलका की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया, पर अलका का इस तरह क्रोधित होना उसे गौतम सर की याद दिला गया। ठीक इसी तरह तो गुस्साए थे वो निखिल पर जब उसने गणित का सवाल बनाते हुए फॉर्मूला देखने के लिए किताब पलट ली थी। उस दिन उन्होंने निखिल को जीवन की सफलता का मूल मंत्र दिया था। कहा था, बेटे, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अगली सीढ़ी पर पैर रखने से पहले निचला पैर ठीक से जमा लेना चाहिए। निखिल के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। बिल्कुल अपने पिता की तरह गुस्साती है। उस दिन गौतम सर ने निखिल को जोर से डांट तो दिया था, पर गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे प्यार से बहुत कुछ समझाया भी। कहने लगे थे, बेटा, अच्छे अंक लाने हैं तो मेहनत और ईमानदारी रखो। अद्भुत समर्पण था उनमें। कहने को तो सरकारी स्कूल के गणित के शिक्षक थे, परंतु एक एक बच्चे पर वो इस तरह ध्यान देते जैसे सब उनके अपने ही बच्चे हों। अपनी लगन और मेहनत के कारण कुछ दिनों में निखिल उनका प्रिय शिष्य बन गया था। गर्मी के दिन थे। निखिल का स्कूल 12 बजे ही खत्म हो जाता था, पर निखिल की दिनचर्या वहीं खत्म नहीं होती थी। एक दिन जेठ की दोपहरी में निखिल अपने मामा की दुकान पर खाना पहुंचाने जा रहा था, तभी एक स्कूटर ने उसे टक्कर मार दी। वो गिर पड़ा। मामा के खाने का डिब्बा गिरकर एक तरफ जा पड़ा। निखिल के पैर से खून निकल रहा था। तभी गौतम सर उधर से गुजरे और उसे देखकर रुक गए। वो निखिल को अपनी साइकिल पर बैठाकर अपने घर ले गए। वहाँ उसकी मरहम पट्टी कर उसे नींबू पानी पिलाया।
निखिल की यादों का सिलसिला एक बार फिर अलका ने तोड़ा। उसने निखिल से पूछा, आप पानी पिएंगे? निखिल अतीत से वर्तमान में लौट आया। उसने हामी भर दी। निखिल ने इस बार धीरे से आंखें उठाकर अलका की ओर देखा। अलका ने साड़ी बदलकर हल्के गुलाबी रंग की नाइटी पहन ली थी। उसकी मांग में भरा सिंदूर कमरे की मध्यम रोशनी में भी चमक रहा था। अलका के चेहरे पर शादी के बाद की लालिमा थी। उसकी आंखों ने शायद विरह और खुशी दोनों के मिश्रित आंसू बहाए थे, इसीलिए उसकी आंखें बहुत ही गहरी झील सी लग रही थीं। क्षण भर में निखिल भूल गया कि अलका उसका प्रायश्चित है। उसने उसे बाहों में भर लिया। अलका भी पहली नज़र में ही निखिल को अपना सब कुछ मान चुकी थी, इसीलिए वो भी समर्पित हो जाना चाहती थी। फिर दोनों एक दूसरे के हो गए। अगली सुबह सारे रिश्तेदार अपने अपने घरों को जाने लगे। मामा मामी ने आकर अलका से कहा, बहू, निखिल हमारा लाडला भांजा है। जब से दीदी स्वर्ग सिधानी, हमने इसे अपने बेटे की ही तरह पाला। इसीलिए हमें भी अपने सास ससुर समझना और जब भी हमारी ज़रूरत पड़े हमें बुला लेना। सच, परिस्थितियां बदलते ही ग्रहों की तरह रिश्तेदार भी अपना स्थान बदल लेते हैं। यही तो वो मामा मामी थे जो छोटी छोटी सी बातों पर निखिल को यह एहसास दिलाने में कभी नहीं चूकते कि उसके माता पिता उनके सर पर एक अनचाही जिम्मेदारी छोड़कर स्वर्गवासी हो गए हैं। निखिल के बचपन के जो भी थोड़े सुखद अनुभव थे वो तो बस गौतम सर की ही देन थे, वरना तो उस दिन भी गौतम सर के घर से लौटते ही पैर में लगी मरहम पट्टी को देखकर मामी ने तो यही कहा था, अपने तो पेट भर खा लिए थे, इतना क्यों खा लेते हो कि सड़क पर चला भी नहीं जाता? पता नहीं पेट है कि कुआं। बेचारे तुम्हारे मामा घर के लिए रोटी जोड़ते आज भूखे ही बैठे होंगे। और न जाने क्या क्या बड़बड़ाती नहीं मामी। निखिल अपने भाग्य को कोसता रहा था। ऐसी छोटी बड़ी घटनाओं का तो वो आदी हो चुका था। खैर, जो भी हो, जैसे तैसे उन्होंने निखिल को पाला तो था, इसीलिए निखिल और अलका ने साथ साथ उनके पैर छुए और उन्हें विदा किया। रिश्तेदारों के जाने के बाद अलका और निखिल घर में अकेले हो गए थे। 2 ही दिनों में अलका सुघड़ गृहिणी की तरह लगने लगी थी। उसने छात्रावास की तरह दिखने वाले निखिल के घर का हुलिया ही बदल दिया था। करीब महीना भर बीत चुका था। अलका के प्यार और उसकी सहजता में वो भूलता जा रहा था कि उसने प्रायश्चित के लिए अलका से विवाह किया था। उस दिन रविवार था। अलका ने सुबह सुबह आलू की सब्जी, पूड़ी और सेवइयां बनाई थीं। निखिल खाने को बैठा तो उसकी आंखें नम हो गईं। आलू की सब्जी का रंग रूप कई यादों को कुरेद गया। अपने आप को संभालते हुए निखिल ने पूछा, अरे ये सब्जी तुमने कहाँ से सीखी? बहुत ही स्वादिष्ट है। अलका हंसने लगी। कहा, यह तो बहुत आसान सी सब्जी है, बाबूजी की सिखाई हुई है। फिर पिता की प्यार भरी स्मृतियों ने अलका की आंखों को नम कर दिया। भर्राई हुई आवाज़ से बोली, हमेशा मेरे जन्मदिन पर बनाकर खिलाते थे। कहते थे, बेटा जब तुम्हारी शादी होगी और तुम ससुराल जाओगी तो जब सबसे जल्दी हो तो यही सब्जी बनाना, मैगी से भी जल्दी बनेगी। कहते कहते अलका की आंखें भर उठीं। रुंधे स्वर में उसने कहा, काश आज बाबूजी होते। मेरी गृहस्थी के सपने ने ही तो उन्हें मुझसे छीन लिया। माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। बाबूजी ने ही मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया और एक मैं हूँ जो उनके असमय अंत का कारण बन गई। निखिल ग्लानि में डूबा जा रहा था। उसके मन में आ रहा था कि वो अलका के सामने अपना अपराध स्वीकार कर ले और कह दे कि वास्तविक गुनहगार तो वो खुद है। पर वो डरता था कि अलका टूट जाएगी और उसे हमेशा यही लगेगा जैसे उसका प्यार एक प्रायश्चित मात्र है। ये सोचकर वो चुपचाप खाने लगा। ठीक यही स्वाद गौतम सर की सब्जियों में होता था। हर साल निखिल की सालगिरह सिर्फ गौतम सर ही मनाते थे। एक बार निखिल हनुमान मंदिर गया था। उस दिन उसका जन्मदिन था। अपने जन्मदिन पर निखिल मंदिर जरूर जाता था और भगवान को उलाहने दे आता कि उन्होंने उसके जन्मदाता को इतनी जल्दी ऊपर क्यों बुला लिया। पर उस दिन शायद भगवान को निखिल पर दया आ गई, या यूं कहें कि निखिल के उलाहने से तंग आकर भगवान ने उसे गौतम सर से मिला दिया। मंदिर में देखकर गौतम सर ने उससे पूछा था, अरे वाह, तुम भी मंदिर आते हो? हर मंगलवार आते हो क्या? निखिल ने कहा था, नहीं, आज मेरा जन्मदिन है इसलिए आया था। गौतम सर झट से लड्डू खरीद लाए और पुजारी से चढ़ा देने को कहा। उन्होंने निखिल को अपने हाथों से टीका भी लगाया और फिर जब निखिल ने उनके पैर छुए तो ढेर सा आशीर्वाद दिया। गौतम सर उसे अपने साथ घर ले गए और झटपट वही आलू की सब्जी और पूड़ी बनाकर खिलाई।
तब एक बार उन्होंने कहा भी था कि ये सब्जी हमारी बिटिया को बहुत पसंद है, और यह कि उनकी बेटी उस साल 10वीं की परीक्षा दे रही थी। निखिल से रहा नहीं गया। जाते जाते उसने गौतम सर से कहा था, सर, आज पहली बार किसी ने मेरा जन्मदिन मनाया है। उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा, आज के बाद हर साल मनाया जाएगा, इसी घर में, इसी पूरी सब्जी के साथ। उसके बाद जब तक निखिल इलाहाबाद में रहा, गौतम सर उसका जन्मदिन मनाते रहे। अलका भी अपने बाबूजी की यादों में खो गई थी। निखिल ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, देखो, तुम्हारे पास तो कम से कम बाबूजी की यादें हैं। मुझे देखो, मैंने तो अपने माता पिता की शक्ल भी नहीं देखी है। माँ मुझे जन्म देते ही मर गई। पिताजी मुझे देखने आ रहे थे, तभी उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। निखिल की बातें सुनकर अलका को उसका दुख अपने दुख से कई गुना अधिक लगा और वो सामान्य हो गई। निखिल और अलका एक दूसरे का पूरक लगने लगे और अब साथ रहकर काफ़ी खुश थे। एक दिन निखिल का दोस्त प्रतीक उसके ऑफिस आया। आते वो निखिल से लड़ने लगा, तुमने शादी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं, ऐसी भी क्या जल्दी थी? जिस प्रीति के लिए दिन रात मरता था और कहता रहता था कि एक सांस भी उसके बिना नहीं रह सकता, उसे भी छोड़ आया। फिर उसने आगे कहा, अरे अब तो उसके माँ बाप दौड़कर उसकी शादी तुमसे कराते। आईआईटी पास लड़का, इतनी अच्छी नौकरी, फिर क्यों नहीं मांगा उसका हाथ? क्यों दगा दिया उसे? थोड़ी देर रुककर प्रतीक ने आगे कहा, खैर, तुम्हें बता दूं कि प्रीति ने भी शादी कर ली है, लेकिन तुम्हारी तरह चुपके से नहीं, हिम्मत से। हम सबको बुलाया था और एक तुम कायर निकले, बिन हम सब दोस्तों के शादी कर ली। निखिल चुपचाप सुनता रहा। यह सच था कि वो प्रीति से बहुत प्यार करता था, लेकिन आज उसे प्रीति के अपने जीवन से जाने का तनिक भी दुख नहीं था। उसने कहा, प्रतीक, कभी कभी परिस्थितियों के अधीन होकर चुनाव करना पड़ता है। जिसने मेरे सपने पूरे करने के लिए अपनी संतान के सपने तोड़ दिए, उसके अधूरे सपने को अगर मैं पूरा नहीं करता तो सारी उम्र अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता। प्रतीक निखिल की बातों का अर्थ नहीं समझ पा रहा था। उसने प्रश्न भरी आंखों से निखिल की ओर देखा। आज अपने अंदर सिमटी अंतर्मन की आवाज को निखिल रोक नहीं पाया। तुम्हें याद है हमारे गौतम सर? प्रतीक ने कहा, उन्हें कैसे भूलूंगा यार। अगर उन्होंने मुझे गणित ना पढ़ाया होता तो ये प्रतीक आज आईआईटी ग्रेजुएट नहीं होता। निखिल भी बोल पड़ा, और ना मैं आईआईटी जा पाता। आईआईटी प्रवेश परीक्षा में मेरा 10वां स्थान था। खुशी के मारे मैं पागल था। घर आकर जब मैंने ये समाचार मामा मामी को बताया तो उन्होंने पूछा, इस पढ़ाई में फीस कितनी लगती है? फीस के बारे में सुनकर मामी तो पागल हो गई। मामा भी कहने लगे, बेटा, उतना ही पाँव फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। हम तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाने के वास्ते नहीं पढ़ा रहे थे। हम तो इसलिए पढ़ा रहे थे कि 2 अक्षर पढ़ लोगे तो दुकान में मेरे हिसाब किताब में मदद करोगे। मामी तो कह उठी कि ये लॉर्ड गवर्नर वाला सपना किस्मत वाले ही देखते हैं, अभागे और अनाथ नहीं। तुम्हारे माँ पिताजी कोई ज़मीन या खजाना हमारे हाथ नहीं सौंप गए हैं कि हम इतनी फीस दे सकें। फिर वो मामा से कहने लगी, अपने बच्चे भूखे मरेंगे क्या? इतनी महंगी पढ़ाई की बात करने में शर्म भी नहीं आई तुम्हारे भांजे को? रूंधी हुई आवाज़ से निखिल कहने लगा। मायूस होकर मैं चुप हो गया था। मुझे भी लगा था शायद मैंने गलती कर दी थी, लेकिन अपनी किस्मत से समझौता कर लिया मैंने। 2 दिनों बाद मेरी काउंसलिंग थी। मैंने आईआईटी में प्रवेश को एक सपना समझकर काउंसलिंग में नहीं जाने का निर्णय कर लिया था। उस दिन शाम को मैं बाजार से मामी के लिए सब्जियां लेकर आ रहा था, तभी सामने गौतम सर दिख गए। एक अच्छे अभिभावक की तरह मुझे देखकर चौंकते और नाराज होते हुए कहा, परसों आईआईटी में तुम्हारी काउंसलिंग है और तुम गए नहीं? मैं आंखें झुकाए चुप था। उन्होंने फिर से पूछा। मैंने झट से कह दिया, मैं आईआईटी नहीं जा रहा हूँ। गौतम सर एकदम से आग बबूला हो उठे। कहने लगे, कितने कायर हो तुम, आईआईटी की पढ़ाई से घबरा गए? मैं तो तुम्हें एक मेधावी और मेहनती लड़का समझता था। तुमने तो मेरे तजुर्बे को ही गलत साबित कर दिया। गौतम सर को शायद ये अंदेशा भी नहीं था कि मैं फीस के कारण आईआईटी नहीं जा रहा हूँ। मैं चुपचाप खड़ा सुन रहा था। अपनी मजबूरी को जगजाहिर करना उचित नहीं लग रहा था, पर गौतम सर का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्हें लग रहा था मानो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया हो। प्रतीक, कोई अच्छा छात्र एक समर्पित शिक्षक के लिए किसी धरोहर से कम नहीं होता। उसे इस तरह अपने पथ से भटकते देख उनका विचलित होना स्वाभाविक ही था। मैंने ये सोचा कि शायद सारी बातें उन्हें बताना ही उचित हो
और इसलिए मैंने उन्हें अपने घर ले चलने को कहा। रास्ते भर गौतम सर, आजकल के बच्चे अजीब से हो गए हैं और न जाने क्या क्या भुनभुनाते जा रहे थे। उनका घर पहली मंजिल पर था। गौतम सर गुस्से में सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, पर मैं तो मानो अपनी किस्मत की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। निखिल आगे कहता रहा। मैंने वहाँ जाकर अपनी सारी मजबूरी उन्हें बता दी। गौतम सर चुपचाप सुनते रहे, फिर कहने लगे, बेटा मुझे माफ़ कर दे, तुम्हारी मजबूरी का मुझे पता नहीं था। और फिर वो उठकर अंदर गए, एक काला बैग लेकर आए। कहा, ये पैसे रख लो बेटा और कल के काउंसलिंग के लिए निकलो। अगर तुम चूक जाओगे तो मुझे लगेगा कि मेरा एक सपना टूट गया। मेरे मना करने पर कहने लगे, छात्रवृत्ति समझकर लौटा देना। जब तुम बहुत बड़े इंजीनियर बन जाओगे तब तक ये शिक्षक रिटायर हो चुका होगा, तब तुम मेरे गांव आना, सबसे मिलवा कर कहूँगा कि यही वो निखिल है जो इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इतना बड़ा इंजीनियर बन सका। यही मेरे पैसों की वापसी होगी। प्रतीक ने कहा, तुम्हारी बातें सब सही हैं, परंतु अभी भी मुझे शादी की पहेली समझ में नहीं आई। निखिल ने कहा, कभी कभी किस्मत कहाँ से कहाँ जाकर जुड़ती है, हमें खुद को ही पता नहीं होता प्रतीक। आईआईटी जाकर मैं तो अपने भविष्य को संवारने में लग गया, पर उधर किसी का भविष्य अंधकारमय हो रहा था। 4 साल तक अपनी मेहनत की सारी कमाई गौतम सर मेरी पढ़ाई पर खर्च करते रहे। मेरे अंतिम सेमेस्टर में जाते ही वो रिटायर हो गए। उस समय उनका पत्र आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब वो अपने गांव जा रहे हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं इस कंपनी में कार्यरत हो गया। तब मुझे लगा कि अब मुझे गौतम सर की शर्त पूरी करनी चाहिए। मैं उनसे मिलने गांव जाने की तैयारी करने लगा। सर के लिए उनकी पसंद की ब्लू शर्ट खरीदी, एक घड़ी और कुछ किताबें भी। गौतम सर से मिले मुझे काफ़ी समय हो गया था, पर मेरी आत्मा का संपर्क उनसे क्षण भर के लिए नहीं टूटा था। तभी घड़ी का अलार्म बजा। निखिल अतीत से वर्तमान में लौट आया। कहा, अलका ने कहा है चाहे कुछ भी हो शाम की चाय के साथ 2 बिस्कुट जरूर लेना। तुम्हें मालूम है प्रतीक, अपने पिताजी की तरह अनुशासन प्रिय है वो। मेरी घड़ी में अलार्म लगाकर दे दिया है। प्रतीक हंसने लगा। कहा, भाग्यशाली तुम जो हो, इतना चाहने वाली पत्नी मिल गई है। तभी तो तुमने प्रीति को छोड़ दिया। निखिल ने कहा, नहीं, शादी से पहले जानना तो दूर, मैंने अलका को देखा भी नहीं था। जब मैं गौतम सर के गांव पहुंचा तो उनके घर में उनकी बड़ी सी तस्वीर लगी थी और उस पर माला चढ़ाई हुई थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे हाथों से उनके लिए लाए गए सारे तोहफे जमीन पर बिखर गए। मैं एक एक कर उन्हें समेटने लगा। उनकी यादें और उनकी कही बातें मेरे कानों में गूंजने लगीं। मेरे गांव एक बार अवश्य आना। इतनी जल्दी क्यों चले गए गौतम सर? ये प्रश्न मुझे परेशान कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग महिला आई। वो उनकी बहन थी। कहने लगी, क्या बताएं बिटवा, भगवान थे हमारे भैया। अलका के दहेज के लिए जुटाई सारी कमाई न जाने किसे दान में दे आए। बारात दरवाजे से लौट गई। कुंवारी बेटी का बोझ नहीं सह पाए और भगवान के पास चले गए। ये भी ना सोचा कि बेटी का कौन ब्याह कराएगा। मैं विधवा, उसकी बुआ, कहाँ से पैसे जुटाऊंगी? लाख के लाख बिन दान दहेज आज कौनो शादी नहीं होती। और फिर तुम तो जानते ही हो, एक बार जिस दरवाजे से बारात वापस गई हो उस दरवाजे पर फिर कोई बारात लेकर नहीं आना चाहता है। मुझे सब समझ में आ गया था। गौतम सर ने अपनी बेटी का भविष्य मुझ पर न्यौछावर कर दिया था। प्रतीक ने पूछा, फिर तुमने क्या किया? प्रायश्चित, निखिल ने कहा। मैंने बुआ जी से कहा, दरअसल मैं लड़की देखने ही आया था। मामा मामी की ट्रेन छूट गई इसलिए अकेला आ गया। अगर हो सके तो दिखा दीजिए। प्रतीक, उन्हें उस वक्त शायद मैं विष्णु भगवान से कम नहीं लग रहा था। मेरा आदर सत्कार करने लगी। फिर अलका मेरे सामने आई। मैंने नज़रें उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि अगर वो अंधी या लंगड़ी भी होती तो भी मैं उससे शादी कर लेता। आखिर मैं उसका गुनहगार था और मात्र शादी ही एक प्रायश्चित का रास्ता था। मेरी शादी अलका से हो गई। मैंने उसे प्रायश्चित समझकर अपनाया, पर मुझे लगता है इतनी अच्छी पत्नी देकर गौतम सर मुझ पर एक और एहसान करके चले गए। सच प्रतीक, कुछ रिश्ते ऐसे जुड़ते हैं जिनकी यादों की छाँव भी हमेशा एक शुभ शकुन ही होती है। प्रतीक ने उठकर निखिल को गले से लगा लिया। कहा, आज लग रहा है तुमने सही मायने में गौतम सर के संस्कारों को अपना लिया है।
निस्वार्थ अपनापन, यही तो वो हमेशा सिखाते थे। और जिसे तुम प्रायश्चित कह रहे हो, वो प्रायश्चित नहीं, गुरु दक्षिणा है। कहते हैं दक्षिणा देने से बहुत पुण्य मिलता है, तभी तो तुम्हें अलका जैसी सहधर्मिणी मिली है। अभी आप सुन रहे थे आरती प्रणय जी की लिखी हुई कहानी प्रायश्चित। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।